क्या पढ़ा हमने लास्ट में, क्या लिखा है ना। अब मेवाड़ महाराणा की तरफ से तो कोई हेल्प आई नहीं। इधर करौली के राजा को ये बात पता चली। कहां के राजा को? करौली के राजा का नाम था मदन पाल। मदन पाल को समाचार मिला कि भाई कोटा के राजा को बंद कर रखा है। तो मदन पाल ने करौली से अपनी सेना भेजी और कोटा के महल के चारों तरफ जो सेना खड़ी थी उसको भगाया। और अब कोटा का महल कौन से राजा के कंट्रोल में आ गया? इसका मतलब कोटा के राजा को अब महल में किसी प्रकार का खतरा। देखो, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया था। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया था। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया था। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। फाइनली अंग्रेजों को पता चला कि यार कोटा में ये पंगा चल रहा है। अंग्रेज जब पूरे भारत में बाकी जगह लगभग क्रांति दब गई थी, तब अंग्रेजों ने अपने ऑफिसर को भेजा, रॉबर्ट्स। किसको भेजा? और 30 मार्च 1858 को, कब की बात है, रॉबर्ट्स आके कोटा को पूरी तरीके से आजाद करवाता है। मदन पाल की सेना भी कोटा के महल को आजाद करवा पाई थी। बाकी कोटा में अभी तक भी विद्रोहियों का कब्जा था, लेकिन विद्रोहियों को पूरी तरीके से साफ कब किया गया? कौन से अंग्रेज अधिकारी ने? कब्जा कब हुआ था विद्रोहियों का? 15 अक्टूबर को। खत्म कब हुआ उनका? 30 मार्च को। कितने दिन? हे भगवान, रहम कर अल्लाह, रहम। अरे 5.5 महीने यार, 2.5 ईयर, 3 अगले 5.5 महीने उस बैठे नवंबर दिसंबर, नहीं नहीं, डेढ़ ही हुआ। क्या कर रहे हो ऐसे? चल लिखो, 30 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। अच्छा, जैसे कोटा पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, जयदयाल मेहराब खान को पकड़ा गया। जयदयाल मेहराब खान को पकड़कर फांसी लगाओ इनको। जयदयाल ने कहा रुको, फांसी लगा देना। पहले एक बात सुनो। किस बात की? अरे यार, तुमने हमारे पॉलिटिकल एजेंट को मारा, बर्टन को, उसके 2 बेटे मारे, फ्रैंक आर्थर, 2 डॉक्टर मारे, सेडलर, सेविल कंटम, और हम तुम्हें फांसी नहीं लगाएंगे। जयदयाल ने कहा रुको 1 मिनट, एक पर्ची निकाल। उसने कहा ये पकड़ो, देखे। अंग्रेजों ने पर्ची पढ़ी। पर्ची पे लिखा था, मैं राम सिंह सेकंड कोटा का राजा घोषणा करता हूं कि मैंने बर्टन को मारने के। जयदयाल ने कहा साहब, हम तो राजा के नौकर हैं, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। राजा ने कहा मारने का तो हमने कोई गलती की थोड़ी की है। आप देखो साहब, रॉबर्ट साहब, आप आए हो इतनी दूर से, आपको अंग्रेजों ने कहा जाके कोटा पे कब्जा कर लो, आगे ना। हमें भी कहा जाके बर्टन को मार दो, मार दिया। हम और आप तो नौकर हैं साहब। अंग्रेजों ने कहा बाद में देखेंगे, फांसी लगाओ इसको, तो पहले फांसी लगाओ। जयदयाल को तो फांसी लगाई। फिर अंग्रेज राम सिंह सेकंड के पास गए और राम सिंह सेकंड को पर्ची दिखा के कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई साहब, तुम किसकी तरफ हो? तुम ये एक तरफ कह रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ हूं, दूसरे तरफ तूने बर्टन को मारने के आदेश दिए। राम जी ने कहा अरे आपके नहीं समझ में आएगी, पंडित जी चाय के चक्कर में कांड करवा गए थे। पंडित जी ने कहा था खाना पीना आता रहेगा, बाकी मेरा कोई लेना देना। अंग्रेजों ने कहा हम जांच करवाएं। करवा लो साहब। तो जांच भी रॉबर्ट्स ने की। किसने की? रॉबर्ट्स बाद में जांच करके कहता है कि राम सिंह ने बर्टन को मारने का आदेश नहीं दिया, पर राम सिंह ने बर्टन को बचाने की कोशिश भी नहीं की।
राम सिंह चाहता तो बटन मरता। राम सिंह ने पूछा भाई कैसे, तो कहती 14 अक्टूबर को तुम गिरफ्तार कर ले जयदयाल और मेहराब खान को। 14 अक्टूबर की रात को बटन ने कहा था जयदयाल और मेहराब खान को क्या कर लिया जाए, यदि गिरफ्तार कर लिया जाता तो अगले दिन की सुबह आती नहीं, ये होता ही नहीं पूरा, ये तुमने नहीं किया इसलिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। राजस्थान के किसी एक राजा को अंग्रेजों ने सजा दी थी, वो राजा कौन है? तो अब राजा को तो क्या सजा मिलती, राजा की फिर सजा ये मिली कि अंग्रेजों के टाइम में तोपों की सलामी हुआ करती। क्या हुआ करती? तोपों की सलामी का मतलब है राजा जब भी जाया करता था वो उसके स्वागत में गोलियां छोड़ते, तोपें छोड़ी जाती उसके स्वागत में। राजा गया कि साहब 21 तोपों की सलामी दी जाए, 19 तोपों की सलामी, 17 तोपों की सलामी, ऐसे अलग अलग राजाओं को तोपों की सलामी मिलती। जितना बड़ा राजा उतनी ज्यादा तोपों की सलामी। इससे यह पता चलता था कि मान लो सभी राजा जब इकट्ठे हो जाते तो कौन कहां बैठेगा, सिटिंग अरेंजमेंट। तो जिसको ज्यादा तोपों की सलामी मिलती है आगे, जिसको कम तोपों की सलामी मिलती है वो पीछे। सबसे आगे 21 वाले, फिर 19 वाले, फिर 17 वाले, 15, 13, 11, 9, 7, फिर जो कम होती है वो खड़े रहो, है ना। सब अलग अलग जुगाड़ करने पड़ते हैं। राम सिंह को 15 तोपों की सलामी मिलती थी। कितनी मिलती थी? अंग्रेजों ने घटा के 11 कर दी थी। घटा कितनी कर दी? ये राजा की बेइज्जती हो जाओ। पहले आप अगले लाइन में बैठते हो, आपको पीछे बिठा दिया, स्टेटस कमजोर कर दिया गया राजा का। लिखो, जयदयाल तथा मेहराब खान को मृत्युदंड दिया गया था। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल तथा मेहराब खान को मृत्युदंड दिया गया था। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल तथा मेहराब खान को मृत्युदंड दिया गया था। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। लाइन चेंज कर लिखो, राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वाज आल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वाज आल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वाज आल्सो पनिश्ड, तथा उसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी। एंड हिज गन सैल्यूट्स वर रिड्यूस्ड। तथा उसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी। एंड हिज गन सैल्यूट्स वर रिड्यूस्ड। तथा उसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी। एंड हिज गन सैल्यूट्स वर रिड्यूस्ड। ब्रैकेट में लिखो 15 से 11, 15 to 11। अंग्रेज कई दिन तक नाराज रहे थे। अभी हमने एक पढ़ा था, देखो 1570 में लॉर्ड मेयो ने दरबार लगाया था अजमेर में। कहां लगाया था? हमने पढ़ा तख्त सिंह को बुलाया था अंग्रेजों ने, पर तख्त सिंह भाग लेता नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट उसका पीछे कर दिया गया। राम सिंह को तो अंग्रेजों ने बुलाया ही नहीं। अंग्रेज नाराज रहे थे कि नहीं यार तूने बर्टन को मरवाया था। तो कौन से एक राजा को अंग्रेजों ने आमंत्रित ही नहीं किया था? किसको? देखो, राम सिंह सेकंड को लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में नहीं बुलाया गया था। राम सिंह सेकंड वॉज नॉट इन्वाइटेड इन अजमेर कोर्ट ऑफ लॉर्ड मेयो। राम सिंह सेकंड को लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में नहीं बुलाया गया था। ब्रैकेट में 1870 लिख लेना, 1870 में था अजमेर दरबार के ब्रैकेट में लिखना 1870। राम सिंह सेकंड को लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में नहीं बुलाया गया था। राम सिंह सेकंड वॉज नॉट इन्वाइटेड इन अजमेर कोर्ट ऑफ लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में नहीं बुलाया गया था। तो अंग्रेज कई दिन तक नाराज चले। अंग्रेज मदन पाल से बड़े राजी हुए थे। कैसे राजी हुए? कि अंग्रेजों ने मदन पाल को नहीं कहा था, फिर भी मदन पाल ने सहायता की थी कोटा के राजा की। तो मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी थी। उसको 15 मिलती थी, बढ़ा के 17 की थी अंग्रेजों ने। लिखो, मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। गन सैल्यूट्स ऑफ मदन पाल वॉज इंक्रीज्ड। मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। गन सैल्यूट्स ऑफ मदन पाल वॉज इंक्रीज्ड। मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। लिख लो ब्रैकेट में 17 तोपें, क्यों लिखता है लिख लो आप तो। 17 तोपों की सलामी, 17 गन सैल्यूट्स। अब कोटा में विद्रोह हुआ है, जनता ने विद्रोह किया है। तो जनता के दो नेता तो हमने पढ़े, जयदयाल और मेहराब। 5.5 महीने तक कब्जा किया, तो बाकी लोगों ने भी तो काम किया ही होगा। और कौन कौन थे विद्रोही? लिखो, अन्य विद्रोही, अदर रिबेल्स। एक जयदयाल का भाई था हरदयाल। एक था रतनलाल। एक था जियालाल।
उतार लो। कौन कौन अन्य विद्रोही बताओ देखे? हरदयाल, रतनलाल और जी। मैंने अभी आपको पहली क्लास में बताया कि सबसे बड़ी विद्रोह यदि जनता द्वारा कहीं पर किया गया तो कहां पर किया गया था? कोटा। ऐसा क्या था कि कोटा की जनता इतनी ज्यादा बाहर आ गई थी, इतनी ज्यादा विद्रोह पर उतारू हो गई थी? लिखो, कोटा में जन विद्रोह के कारण, कॉजेज ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट इन कोटा। भाई बाकी जगह क्यों नहीं हुआ इतना बड़ा? कोटा में जन विद्रोह के कारण। कोटा में थे अंग्रेजों से क्यों नाराज थे कि भून ही दिया अंग्रेजों को साफ साफ, जाके अंधाधुंध फायरिंग करके मारना अंग्रेजों को? इसका मतलब कोटा की जनता में अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर गुस्सा था। राम सिंह सेकंड। मदन पाल आया नहीं, सेना भेजी उसने। मदन पाल खुद थोड़ी आएगा, तो कहां जाएंगे? और उठा ले, कोरल ले जाए ऐसे भाई। अच्छा, अब कोटा में क्यों जन? इसका एक कारण तो कोटा की संधि में, किसमें? कब हुई कोटा वाली संधि बताओ अंग्रेजों के साथ? 26 दिसंबर 1817। कब हुई? 2 दिन बाद। आज 23 दिसंबर है, आज क्या है? 3 दिन बाद। 22 है क्या? 22 है क्या? 4 दिन बाद। कितने दिन बाद? कोटा के राजा किससे संधि करेगा? अंग्रेजों के साथ। कब हुई थी अंग्रेजों के साथ संधि बताओ? आज से कितने साल पहले बताओ? चीटिंग है सर, चीटिंग। मैथ्स मत पूछो सर। 208 दिन कितने? 208 साल तथा 4 दिन पहले। बोलो। कोटा के राजा उमेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कब संधि की? 26 दिसंबर 1800। उस समय कोटा में एक प्रधानमंत्री था, जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? वो जेम्स टोड का दोस्त था। किसका दोस्त था? जब 1817-18 वाली संधियां हुई थी तब पहले माहौल चेक करने के लिए जेम्स टोड ही आया था कि क्या राजस्थान वाले संधि कर सकते हैं नहीं। संधि करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ आया, पहले बातचीत वगैरह करने के लिए कौन आया था? तो जेम्स टोड सबसे पहले जालिम सिंह झाला से ही मिला था। जालिम सिंह झाला अंग्रेजों का 1803 से दोस्त था। 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, तब अलवर भरतपुर ने संधि की थी। पर उस संधि, उस टाइम भी 1803 में भी इस युद्ध के टाइम में अंग्रेजों ने कोटा वालों से मदद मांगी थी और जालिम सिंह झाला ने अंग्रेजों की मदद की थी। किसकी मदद की? तो अंग्रेज बड़े इंप्रेस थे, यार हमारी संधि भी नहीं है कोटा से, लेकिन फिर भी जालिम सिंह झाला ने हमारी क्या की है? मदद की। तो 1817 में जब वापस संधि करने की बात आई, टोड को राजस्थान कहा कि जा पता लगा राजस्थान वालों का क्या कहना है। तो टोड ने पूछा, भाई शुरुआत कहां से करूं, कहां जाऊं राजस्थान में सबसे पहले? तो उसको कहा था कोटा जा। कहां पे जा? तो सबसे पहले जालिम सिंह झाला के पास आया और जालिम सिंह झाला से आगे उसने पूछा कि भाई क्या कोटा वाले हमसे संधि कर सकते हैं? जालिम सिंह झाला ने कहा डन करो, कल ही साइन करो। तो टोड ने पूछा उससे वापस कि इतनी जल्दी कैसे मान गए? तो जालिम सिंह झाला 80 साल का था तब। जालिम सिंह झाला ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे आंखों से अब दिखता नहीं है ज्यादा, तो मैं तुम्हें भी नहीं पहचान रहा, तुम कौन हो कौन नहीं हो। पर तुम्हारी आवाज का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ये बताता है कि अंग्रेज अगले 10 साल में पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे। तो वो पावर जो अगले 10 साल में पूरे भारत पर कब्जा करने जा रही है, उससे हम दोस्ती क्यों ना करें? टोड बड़ा इंप्रेस हो गया, अरे यार आदमी विजनरी है, ये तो पहले ही बता रहा है कि अंग्रेज क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे। अब टोड ने जाके अंग्रेजों का, टोड ने कोटा बात की, बूंदी करौली सब जगह बात की, फिर उसने अंग्रेजों को जाकर भाई संधि करने के लिए तैयार है। तो पहले संधि पे साइन करौली वालों के हुए, करौली वालों ने कर ली थी 9 नवंबर को, कोटा वालों ने 26, पर बातचीत उसकी कोटा वालों से हो गई थी। तो जब संधियां खत्म हो गई जनवरी फरवरी के आसपास में जाके, सब 1818 के फरवरी तक जा जाते सब लगभग संधियां उन्होंने खत्म कर दी। तो जब उन्होंने संधियां खत्म कर दी तब जेम्स टोड ने अंग्रेजों का कि यार कोटा से संधि तो हो गई, पर कोटा से संधि करवाने में या राजस्थान के बाकी राजाओं को भी संधि करवाने में मुख्य हाथ एक आदमी का, तो किसका है भाई? सबसे पहले जालिम सिंह झाला तैयार हुआ। अब होता क्या, एक बड़ा आदमी तैयार हो गया, तो अब मान लो जेम्स टोड कोटा से बात करके आगे मेवाड़ गया, तो उसने मेवाड़ वालों का जालिम सिंह झाला तो तैयार है, तुम भी कर लो। एक बड़े आदमी का नाम होता तो बाकी लोग तैयार होते हैं ना।
क्योंकि यार जालिम सिंह झाला का बड़ा रोल है, तो जालिम सिंह झाला कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, क्या देंगे? तो उसने कहा मैं मेरे हिसाब से देख लूं। देख ले। तो फरवरी 1818 में टोड कोटा आता है। कब बताओ? दिसंबर में संधि होगी, 2 महीने बाद वापस आया। कोटा की कौन से राजा ने संधि की? उमेद सिंह। किसने संधि की? उमेद सिंह का प्रधानमंत्री है जालिम सिंह झाला। प्रधानमंत्री कौन है? पर उसकी चलती उसकी थी, खूब चलती थी। तो उसने उमेद सिंह को कहा कि संधि में 2 लाइनें और जोड़नी है। कितनी लाइनें और जोड़नी है? संधि भी साइन हो गए, संधि हो गई। अच्छा, संधि में एक सिंपल अंग्रेज लिखा करते थे कि आंतरिक मामले राजा के और विदेशी मामले अंग्रेजों। आंतरिक मामले मतलब राज्य के अंदर क्या होगा राजा देखेगा, राज्य के बाहर लड़ाई झगड़ा जो होगा वो कौन देखेंगे? अंग्रेज। मतलब कोटा को बूंदी से लड़ना है तो कौन लड़ेंगे? अंग्रेज। कोटा को जयपुर से संधि करनी है तो कौन करेंगे? अंग्रेज। पर कोटा के अंदर टैक्स कितना होगा कौन डिसाइड करेगा? राजा। कोटा में मंत्री कौन बनेगा कौन डिसाइड करेगा? राजा। कोटा के अंदर पुलिस कैसी होगी कौन डिसाइड करेगा? ये तो होगा। उमेद सिंह का बताओ क्या लिखना कि एक इसमें लाइन लिखो संधि में कि कोटा का प्रधानमंत्री हमेशा जालिम सिंह झाला का परिवार ही बनेगा। जालिम सिंह झाला उसके बाद उसका बेटा पोता पड़पोता ही कोटा के प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई भी कोटा का प्रधानमंत्री नहीं। जबकि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं प्रधानमंत्री बनेगा तो आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला तो कौन देखेगा? राजा। पर कोटा में कौन देख रहे हैं? अंग्रेज। संधि में लिखवा रहे हैं। पर उमेद सिंह ने मान लिया। उमेद सिंह ने कोई बात नहीं, जालिम सिंह झाला अच्छा है, इसका परिवार भी अच्छा है, कोई बात नहीं। अभी जालिम सिंह झाला प्रधानमंत्री भी, इसका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता लड़पोता खड़सड़पोता खड़फड़पोता बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे। उसने कहा अगली और लिखो लाइन। बताओ क्या है? अगली लाइन ये है कि कोटा की पूरी पावर राजा के पास नहीं होगी, प्रधानमंत्री के पास होगी। मतलब कोटा का राजा नाम मात्र का होगा, उसके पास कोई पावर नहीं होगी। सारी पावर किसके पास होगी? किसने लिखवाई ये? अंग्रेजों ने या जेम्सटोड ने लिखवाई। किसके पक्ष में? जालिम सिंह झाला। दो बातें, जालिम सिंह झाला का परिवार ही प्रधानमंत्री होगा और कोटा की पावर प्रधानमंत्री के पास होगी, राजा के पास होगी। इसका मतलब कोटा में 2 पावर सेंटर बन गए, एक तो राजा और एक प्रधानमंत्री। कौन कौन 2 बन गए? जहां पे 2 पावर सेंटर होंगे ना, वह जनता की तकलीफ होगी। अब राजा चाहेगा मेरी चले और प्रधानमंत्री चाहेगा, तो उसके अंदर बाद में लोग मजे लेंगे। जनता की भलाई कौन सोचे? वो तो अपना अपना अस्तित्व बनाने में रहेंगे। फिर दूसरा ये हुआ, जालिम सिंह झाला ने भले ही पूरी पावर अपने हाथ में ले ली, पर वो राजा की बड़ी रेस्पेक्ट करता था। जब भी राजा सिंहासन पर बैठता, जालिम सिंह झाला खड़ा रहता। राजा कहता अरे प्रधानमंत्री जी बैठ जाओ। अरे साहब आपके सामने कैसे बैठ सकता हूं? हालांकि राजा मन ही मन सोचे कि यार खाली खड़े होने से क्या होगा, पावर तो वैसे ही तेरे पास है, हाथ में तो मेरे कुछ है ही नहीं, फालतू का नाटक कर रहा है लोगों के सामने। पर वो लोगों के सामने नहीं, साहब मैं राजा के सामने तो बैठता भी ताकि लोग जालिम सिंह झाला की भी इज्जत करेगा। अरे देखो यार कितना अच्छा आदमी है, राजा के सामने भी बैठता। अब जालिम सिंह झाला के बाद उसका बेटा प्रधानमंत्री बना, माधो सिंह झाला। क्या नाम था? राजा ने उसको कहा माधो सिंह जी बैठ जाओ, वो बैठ गया। क्योंकि जालिम सिंह झाला ने वो जो भी पोस्ट प्राप्त की थी अपनी मेहनत के दम पर प्राप्त की थी। कभी वो एक सेनापति था, धीरे धीरे प्रधानमंत्री बना और धीरे धीरे उसने कोटा की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। क्या माधो सिंह झाला ने भी वही मेहनत की थी? बाप प्रधानमंत्री आप बन गए। वंशानुगत हेरिडिटरी सिस्टम था। आप आपके पापा आ रहे सो आप बन जाओ, तो आप तैयारी क्यों करो? नहीं बन रहे इसलिए पढ़ना पड़ता है। यही तो बात है। अब माधो सिंह झाला बराबर बैठने लग गया। अब माधो सिंह झाला के बाद उसका बेटा प्रधानमंत्री बना, मदन सिंह झाला। कौन बना? उसने राजा कहा आप खड़े हो मैं ही बैठूंगा, क्योंकि पावर तो वैसे मेरे पास आपके पास है। तो कोटा का राजा अंग्रेजों के पास गया, उसने कहा भाई साहब ये क्या कर दिया, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कुर्सी पे कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा पावर मेरे पास है या प्रधानमंत्री के पास है। इसलिए 1838 में अंग्रेजों ने कोटा के 2 टुकड़े कर दिए, कोटा अलग और झालावाड़ अलग। झालाओं का झालावाड़, झालाओं का जालिम सिंह झाला का। जालिम सिंह झाला ने खूब सारे इलाके जीत के और कोटा में मिलाए थे, तो वे इलाके जो जालिम सिंह झाला ने कोटा में मिलाए वो झालाओं के, तो झालाओं का अलग राज्य बना दिया जाए। वो कौन सा? तो कोटा की जनता 2 बात से नाराज है। एक तो कोटा में 2 पावर सेंटर थे, जनता का शोषण हुआ। दूसरा कोटा के टुकड़े कर दिए गए। मैंने उस दिन ही बताया था, जब रियासत छोटी होगी तो इनकम घटेगी, इनकम घटेगी तो राजा टैक्स बढ़ाएगा, टैक्स बढ़ाएगा तो भार किस पे बढ़ेगा? आई बात समझ? लिखो देखो, फरवरी 1818 ईस्वी में, इन फेब्रुअरी 1880, फरवरी 1818 ईस्वी में, इन फेब्रुअरी 1880, अंग्रेजों ने कोटा के साथ पूरक संधि की थी। ब्रिटिशर्स कंक्लूडेड सप्लीमेंट्री ट्रीटी विद कोटा। अंग्रेजों ने कोटा के साथ पूरक संधि की थी। ब्रिटिशर्स कंक्लूडेड सप्लीमेंट्री ट्रीटी विद कोटा।
अंग्रेजों ने कोटा के साथ पूरक संधि की थी। ब्रिटिशर्स कंक्लूडेड सप्लीमेंट्री ट्रीटी विद कोटा। इसी में कंटिन्यू करना। तथा कोटा की सारी शक्तियां एंड ऑल पावर्स ऑफ कोटा, तथा कोटा की सारी शक्तियां एंड ऑल पावर्स ऑफ कोटा दीवान को दे दी गई थी। दीवान प्रधानमंत्री को बोलते थे। दीवान को दे दी गई थी, वर गिवन टू दीवान। दीवान को दे दी गई थी, वर गिवन टू दीवान एंड ऑल पावर्स ऑफ कोटा, तथा कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दे दी गई थी, वर गिवन टू दीवान। दीवान को दे दी गई थी, वर गिवन टू दीवान। अतः कोटा में शक्ति के दो केंद्र बन गए थे। सो 2 पावर सेंटर्स वर मेड इन कोटा। अतः कोटा में शक्ति के 2 केंद्र बन गए थे। सो 2 पावर सेंटर्स वर मेड इन कोटा। अतः कोटा में शक्ति के 2 केंद्र बन गए थे। सो 2 पावर सेंटर्स वर मेड इन कोटा। दूसरा कारण लिखो। अच्छा, एक सुन लो वापस। कौन सी संधि की गई? पूरक। संधि में संधि जोड़ते हैं तब बोलते हैं पूरक। संधि तो हो गई थी, उसमें 2 लाइनें और जोड़ी, तब कैसे संधि होगी? पूरक। इंग्लिश वाला नाम ज्यादा अच्छा, जल्दी समझोगा। सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? एग्जाम देने जाते हो, 10 क्वेश्चन है एग्जाम में, एक कॉपी मिली आपको, लिखने लगे, 7 में कॉपी तो भर गई, आपको अभी 3 क्वेश्चन और लिखने हैं, आपको एक कॉपी और चाहिए, तो आप क्या मांगते हो? तो कॉपी में कॉपी जोड़ो तो सप्लीमेंट्री कॉपी, संधि में संधि जोड़ो तो। पहले बढ़ गई बात। दूसरा लिखो। दीवान मतलब क्या होता है? लिखो। 1838 ईस्वी में, इन 1838 एडी, अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर झालावाड़ रियासत का गठन कर दिया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म झालावाड़ स्टेट आफ्टर डिवाइडिंग कोटा। अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर झालावाड़ रियासत का गठन कर दिया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म झालावाड़ स्टेट आफ्टर डिवाइडिंग कोटा। अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर झालावाड़ का गठन कर दिया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड कोटा झालावाड़ स्टेट आफ्टर डिवाइडिंग कोटा। समझ जाओगे? तो जनता अंग्रेजों से नाराज थी। भाई अंग्रेजों ने राजा के पावर कम करके दीवान को दिए, इससे जनता का शोषण हुआ, और अंग्रेजों ने हमारी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए, कोटा अलग कर दिया और झालावाड़ अलग। दूसरा, अपने ये जो इलाका ना, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, यहां पर एक फसल होती है अफीम। किसकी खेती होती है? अफीम की खेती होती है अपने यहाँ पे। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, भारत में 2 जगह अफीम होती है, एक तो बिहार और एक मालवा। कहां कहां पे? मालवा मतलब मध्य प्रदेश। पर ये इलाका मालवा की टच करता है अपना, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये मालवा की टच करता है। इस अफीम को भी मालवा अफीम बोलते। तो या तो मालवा में अफीम होती, या कहां पर होती? बिहार। बिहार पे अंग्रेजों का राज, तो बिहार में जो भी अफीम होगी वो कौन लेंगे? अंग्रेज। अपने वाले इलाकों में राजाओं का राज, तो अपने अफीम होगी उसको कौन लेंगे? राजा। अंग्रेज बिहार के अफीम को चीन बेचते। कहां बेचते? चाइना। चाइना ले जाके बेचते। मतलब चाइना से अफीम को लेकर अंग्रेजों ने लड़ाइयां की, अफीम युद्ध। क्या किए हैं उन्होंने? चाइना वालों का अफीम खाओ, चाइना वालों का नहीं खाएंगे। अंग्रेजों ने उनको मार मार के खिलाई। खाओ रे, तुम्हारी आंखें छोटी छोटी, खाओगे थोड़ी फैलेगी, खाओ अफीम खाओ तुम। तो अंग्रेजों ने चाइना वालों को क्या खिलाई? अफीम। कहां से लेके गए? ये बात पता चली अपने वाले किसानों को कि चाइना में जो अफीम जा रही है वो अंग्रेज कहां से बेच रहे हैं, तो अपने वालों का अपने भी बेचेंगे। पर चीन में अंग्रेजों का लाइसेंस था कि अंग्रेजों के खिलाफ चीन में कोई भी अफीम नहीं बेच सकता। पर लाइसेंस को मान लें फिर तो मतलब ही क्या निकला। तो अपने वालों ने इलीगल तस्करी, चित्तौड़ से चाइना अफीम कहा। अब भाई साहब सोचो इस बात पर आप, उस टाइम आज के 200 साल पहले चाइना अफीम भेज दी इलीगल तरीके से। लोग अब कहते हैं कि साहब गुजरात भेज दी। गुजरात का हम भेज रहे थे चाइना। अभी भी तस्करी होती है खूब सारी अफीम की, तब भेज रहे थे। अब अंग्रेजों की चाइना में अफीम बिकनी होगी कम, क्योंकि अंग्रेज अपने वाले, वो चाइना वाले अपनी अफीम खरीद, और अपने वाली शानदार थी, बिहार वाली कमजोर अफीम थी, अपने वाली ज्यादा अच्छी अफीम थी। तो अब अंग्रेजों का जब व्यापार घटा तो अंग्रेजों ने चाइना वालों से पूछा, क्या रहे आजकल माल नहीं फूंकते क्या तुम ढंग से? ये अफीम हमारी कम खाते नहीं है क्या? चाइना वालों का ढंग से खाते हैं, सुबह उठते ही ले लेते हैं हम तो खरीद तो नहीं रहे तुम? उनका फर्जी अफीम तुम्हारी, क्या खरीदे इसको, हम अच्छी अफीम खाते हैं आजकल। अच्छी अफीम कैसी? उनका लेके देखो, एक तिल्ली लगाओ भाई साहब, हो।
तन बदन में आग नहीं लगा दे तुम्हारे इस अफीम खा के। तो अंग्रेजों का है तो तगड़ा माल यार, कहां से मंगवाया इस बार तुमने? उन्होंने कहा कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, मालवा अफीम है हमारे पास। कौन सी अफीम है? ये कहां से आती है? उनका वो क्यों बताएं कहां से आती है? आता है सामान। तो अंग्रेजों को पता चला इलीगल तरीके से आता है। तो अंग्रेजों ने अपने राजाओं के साथ संधियां की, कोटा के राजा से, झालावाड़ के राजा से, प्रतापगढ़ के राजा से, मेवाड़ के राजा संधि की कि अफीम के खेत हमें दे दो। कौन से खेत? हम तुम्हें रुपए दे देंगे और ये अफीम अफीम वाले खेत हमें। तो खरीद लिया अंग्रेजों ने। अब जब अंग्रेज वो खेत खरीदेंगे तो अब अंग्रेजों ने खेत खरीदने के बाद का अब हम अफीम की खेती का लाइसेंस देंगे। क्या देंगे? अब वही खेती करेगा अफीम की जिसको हम लाइसेंस देंगे। अन्य किसी को भी खेती करने है तो क्या सारे किसानों को लाइसेंस मिल जाएंगे? तब लाइसेंस कम मिले तो कुछ किसानों को लाइसेंस नहीं मिले तो उनको अब अफीम की जो नई नीति आई है, जो अफीम की नई खेती का तरीका आया था, उसमें फायदा है नुकसान? तो नाराज थे अंग्रेजों से कि अंग्रेजों ने आके हमें अफीम की खेती बंद करवा दी, इसलिए हमें अफीम की खेती ना होने की वजह से क्या भुगतना पड़ रहा है? नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो या तो हमें हर्जाना दिया जाए। क्या दिया जाए? मतलब कंपनसेट। एक चीज कम कर दी तो उसके बदले में रुपए दो भाई साहब, कंपनसेट करो। हमें कंपनसेट नहीं किया गया तो हम नाराज है। तो इसलिए यहाँ पे जनता ज्यादा नाराज थी क्योंकि उनकी अफीम की खेती क्या कर दी गई थी? आज दिन तक टिल 22 दिसंबर अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं। और खेत का लाइसेंस नहीं मिलता एक एक बूंटे का, एक पौधा यूं मिलता। कितने पौधे लगाओगे? आपको मैं 50 पौधे की अफीम की खेती करूंगा तो 50, 51वां भी लगा तो सजा हो जाएगी भाई साहब। अफीम की खेती के पौधों का लाइसेंस मिलता है। फिर अफीम जब आप निकाल लेते हो तो उसको जब दुकान में बेचते हो उसका लाइसेंस होता है। और यदि एक लिमिट से ज्यादा अफीम रखते हो घर पे उसका भी लाइसेंस है। अफीम के लाइसेंस कई प्रकार, जैसे कई गांव में होते हैं जो ज्यादा अफीम खाते हैं। अब एक लिमिट ज्यादा अफीम आप रख नहीं सकते, नहीं रख सकते तो अब ऐसा आदमी ज्यादा खाता तो डेली डेली जाके लाने से रहा, फिर उसको भी कलेक्टर लाइसेंस देता है कि तू रख सकता है। तो मान लो कभी कोई ट्रेन में जा रहे हो और जा रहे हो, अब कोई आदमी ट्रेन में कहीं जा रहा है दूसरी जगह, अब तो वो खूब सारे अफीम लेके जाए क्योंकि सुबह सुबह चाहिए। आंखें नहीं खुलती कईयों की बिना अफीम खाए गाँव के अंदर। तो अब वो उसको पकड़ लेगा, अरे तुम्हारे पास इतनी अफीम होगा, रुक जा लाइसेंस है मैं रख सकता हूँ भाई साहब इतनी। तो अफीम की खेती की वजह से किसान नाराज थे। लिखो, अंग्रेजों की नई अफीम नीति के कारण, ड्यू टू न्यू ओपियम पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की नई अफीम नीति के कारण, ड्यू टू न्यू ओपियम पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, किसानों में असंतोष था। पीजेंट्स हैड डिस्कंटेंट, किसानों में असंतोष था। पीजेंट्स हैड डिस्कंटेंट, किसानों में असंतोष था। पीजेंट्स हैड डिस्कंटेंट, किसानों में क्या था? मैं नाराज थे वो कि भाई हमारे खेती। और फिर चौथा ले दे के कारण, मेहराब खान क्रांति कर रहा है। मेहराब खान कौन था? रिसालदार। रिसाले का मतलब क्या होती है? सेना। सेना क्यों नाराज थी? चर्बी वाले कारतूस। सेना क्यों नाराज थी? लिखो भाई, वहां सेना ने भी तो विद्रोह किया ना। चर्बी वाले कारतूसों के कारण, ड्यू टू ग्रीस्ड कार्टिजेस, चर्बी वाले कारतूसों के कारण, ड्यू टू ग्रीस्ड कार्टिजेस, सैनिकों में आक्रोश था। सोल्जर्स वर आउटरेज्ड, सैनिकों में आक्रोश था। सोल्जर्स वर आउटरेज्ड, सैनिकों में आक्रोश था। सोल्जर्स वर आउटरेज्ड। ठीक है। अब कोई पूछ ले भाई क्यों क्रांति हुई थी कोटा के अंदर, तो बताओ। एक और लिख सकते हैं हम, जयदयाल जो था उसको वकील के पद से हटा दिया गया था। तो जयदयाल नाराज था तो उसके साथ वाले भी नाराज। लिख लो, एक और लिख लो, जयदयाल को वकील के पद से हटा दिया गया था। जयदयाल वॉज डिपोज्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफ वकील, जयदयाल को वकील के पद से हटा दिया गया था। जयदयाल वॉज डिपोज्ड, डिपोज कर दिया गया, पोजीशन से उतार दिया गया उसे। जयदयाल वॉज डिपोज्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफ वकील। क्या लिखा था? हाँ, तो वो तो सब जगह। कोटा में स्पेशल क्या कि कोटा में इतनी सारी जनता हो गई भाई, जनरल रीजन तो सब जगह थे। फिर जोधपुर में जनता ने क्यों नहीं की? वहां भी करनी चाहिए। बूंदी में क्यों नहीं की? वहां भी करनी चाहिए। कोटा में ऐसा क्या पड़ा था कि लोग इतने ज्यादा वोकल हो गए? तो वहां कुछ अलग रीजन है। और कोई रियासत नहीं तोड़ी गई, कोटा साफ साफ ही तोड़ दी गई। और किसी में दीवान को अधिकार नहीं दिए गए, कोटा में अधिकार दे दिए गए। बाकी का अफीम की खेती इतनी ज्यादा नहीं थी, कोटा साइड में ज्यादा थी। बाकी जगह वकील के साथ जनता नहीं है, आ गई। तो कुछ अलग कारण हो सकता है ना।
चलो, अब इसके अलावा एक बड़ा विद्रोह हुआ था टोंक में। कहां पर हुआ था? लिखो टोंक। अब खाली जहां जहां हुए थे उनके नाम नाम लिख लो, अपने पढ़ लेते हैं। टोंक में जो राजा था उसका नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था? टोंक में राजा को बोलते नवाब। क्या बोलते? तो जो नवाब था वो कौन था? हमने पढ़ा है कि ज्यादातर राजा महाराजा भारत के अंग्रेजों के साथ थे। ऑब्वियस सी बात है, टोंक का राजा भी किसके साथ था? अंग्रेजों के साथ था। लिखो, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वाज ब्रिटिश सपोर्टर। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वाज इंग्लिश सपोर्टर। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वाज इंग्लिश सपोर्टर। जिसका मतलब क्रांति करने वाले कोई दूसरे ही लोग रहे होंगे। तो लिखो विद्रोही, रिबेल्स। रिबेल्स कौन कौन थे? नाम लिखो, मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये बात लिखो, फिर एक एक का मैं बताता हूं कौन थे ये लोग। कौन कौन है बताओ देखे? मीर आलम खान, अहमद यार खान और मोइनुद्दीन। दोबारा नाम बताओ क्या क्या है? मीर आलम खान, अहमद यार खान और मीर आलम खान तो नवाब का मामा ही था। वजीरुद्दौला का मामा है, वो किसकी साइड में चला गया? विद्रोहियों। किसकी साइड में चला गया? मैंने प्रॉब्लम आपको बताई थी कि राजा के भाई बंधु रिश्तेदार होते वो थे सामंत। वो क्या होते? राजा सामंतों पर डिपेंड करता था। पर अंग्रेजों के आने के बाद राजा सामंतों पर डिपेंड होना बंद हो गया, क्योंकि अब उसे सामंतों की सेना की आवश्यकता, क्योंकि सेना की सुरक्षा की, अब सेना की जिम्मेदारी किसके आ गई थी? अंग्रेजों। अतः नया तो सामंतों को ज्यादा लिफ्ट दे रहा था, उनको नया अधिकार दे रहा था, उनके टैक्स भी कम कर रहा था, उनकी सेनाएं समाप्त होती जा रही थी, इसलिए राजा के रिश्तेदार नाराज ही थे। वो राजा से भी नाराज थे, उनको सबको लगता था कि ये सब किसकी चक्कर में हुआ है? अंग्रेजों से। अतो अंग्रेजों को भी नाराज हो गए। अगला बंदा कौन है? ये निम्बा हेडा का अधिकारी था। कहां का अधिकारी था? देखो मैंने आपको और बताया था कि टोंक रियासत अंग्रेजों ने बनाई थी। बताया था मैंने। मैंने बताया था अंग्रेजों ने वो इलाके जो मराठों से लिए थे। किससे लिए थे? मराठों से लिए थे, उनसे टोंक रियासत बनाई थी। मैंने यह भी बताया था कि मराठों ने वो इलाके मेवाड़ के राजा से लिए थे। किसे लिए थे? मराठे मेवाड़ के राजा से रुपए मांगते थे, उन रुपए से उन्होंने उन रुपए के बदले में उन्होंने जमीन ली। वो जमीन मराठों के पास है, मराठों से जमीन किसने छीन ली? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने टोंक में अपने एक आदमी को राजा बना के उसको सौंप दी। तो निम्बाहेड़ा वैसे चित्तौड़ में आता है। निम्बाहेड़ा कहाँ आता है? तो कोई टाइम में तो मेवाड़ रियासत का पार्ट था। मेवाड़ से कब्जा कौन कर गए? मराठे। मराठों से कौन कर गया? अंग्रेज। अंग्रेजों ने किसको दे दिया? टोंक। टोंक में एक नया राजा बना दिया, टोंक के राजा को दे दिया। वहां पे टोंक के राजा ने अपना एक अधिकारी अपॉइंट कर रखा, उस अधिकारी का नाम है अहमद यार खान। क्या नाम है? वो भी विद्रोहियों के साथ चला गया। टोंक में एक ठिकाना पड़ता, उसका नाम है पलोद। क्या नाम था? और पलोद का जो सामंत है उसका नाम क्या है? मोइनुद्दीन। ये भी किसके साथ हो गया? तो विद्रोहियों के साथ कौन कौन है बताओ देखे? मोइनुद्दीन कहां का सामंत है? मोइनुद्दीन 600 फौजी लेके, कितने फौजी? दिल्ली चला गया था और बहादुर शाह जफर को जाकर था, बहादुर शाह तुम सफर वो संघर्ष करो और हम तुम्हारे। तो कौन गया? कितने फौजी लेके? किससे मिलने के लिए? लिखो स्टार लगा के, सवाल है। मोइनुद्दीन 600 सैनिकों के साथ, मोइनुद्दीन अलोंग विद 600 सोल्जर्स।
मोइनुद्दीन 600 सैनिकों के साथ, मोइनुद्दीन along with 600 soldiers, मोइनुद्दीन 600 सैनिकों के साथ बहादुर शाह जफर से मुलाकात करता है। मेट बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर से मुलाकात करता है। मेट बहादुर शाह जफर। कौन था बहादुर शाह जफर? दिल्ली का बादशाह। इसका मतलब दिल्ली का बादशाह तो क्रांतिकारी है। क्रांति का मुख्य नेता ही बहादुर शाह जफर था। बहादुर से जफर के परिवार का एक राजकुमार मंदसौर आ गया था। कहां गया था? राजकुमार को बोलते शहजादा। क्या बोलते? शहजादे का नाम था फिरोज। क्या नाम था उसका? तो बोले शहजादा फिरोज का दो या प्रिंस फिरोज का दो। प्रिंस फिरोज जो है उन दिनों मध्य प्रदेश में बैठा हुआ था। मध्य प्रदेश में कहां पर? मंदसौर। कहां पर? अच्छा, वो भी लोगों के बीच में ये बात कर रहा था कि बहुत जल्दी अंग्रेजों का राज खत्म कर देंगे, वापस एक बार फिर हमारी मुगलिया सल्तनत आएगी, जनता के साथ किसी प्रकार का कोई शोषण होने हमें, आप तो हमारा साथ दो। तो खूब सारे लोग उनके साथ भी जुड़े। अब मंदसौर कहां पर पड़ता है? एमपी। तो चित्तौड़गढ़ टच कर गया। चित्तौड़गढ़ में एक जगह निम्बा हेड़ा। निम्बा हेड़ा में कौन बैठा है? टोंक के राजा की तरफ से अहमद यार खान। कौन है? अहमद यार खान ने प्रिंस फिरोज को लव लेटर भेजे कि प्रिंस फिरोज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो बहादुर शाह जफर से जाके कौन मिल के आ रहा था? मोइनुद्दीन। और प्रिंस फिरोज के साथ पत्र कौन भेज रहा था? अरे तो प्रिंस फिरोज करा, हाँ जल्द हम मंदसौर से चित्तौड़ की तरफ बढ़ेंगे और निम्बाहेड़ा पर कब्जा करते रहेंगे। अब एक बार तुम वहां पे डटे रहो। कोई पूछेगा कि अहमद यार खान ने किससे कॉन्टेक्ट स्थापित किए थे? शहजादा फिरोज। शहजादा फिरोज कहां पर बैठा था? मुगल बादशाह का भतीजा लगता, उनके परिवार का सदस्य। प्रिंस, प्रिंस का मतलब है राजा का बेटा। लिखो, अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था। शहजादा फिरोज के ब्रैकेट में मंदसौर लिखना। अहमद यार खान हैड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था। अहमद यार खान हैड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था। अहमद यार खान हैड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। शहजादा फिरोज के संपर्क में था। किसके संपर्क में था? शहजादा फिरोज। कौन? अहमद यार खान। अहमद यार खान कहां पर बैठा है? कहां पर बैठा है? नीमच। और सुनो, नीमच में क्रांति भी। नीमच भी मंदसौर सब नजदीक नजदीक ही तो है। मध्य प्रदेश नीमच। नीमच में क्रांति हुई। तो मैंने बताया था नीमच वाले फौजी चित्तौड़ आए थे। कहे थे? चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक होते हुए इधर निकले थे। यही नहीं कि रूट था उनका, तो वो निम्बा एड़ा गए थे। कहां गए थे? तो निम्बा एड़ा की जनता ने उनका स्वागत किया था। इसका मतलब निम्बा एड़ा में माहौल है कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का। तो नीमच वाले फौजी जब पहुंचे तो कहां की जनता द्वारा उनका स्वागत किया गया? देखो, निम्बा हेड़ा की जनता ने, पीपल ऑफ निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा की जनता ने, पीपल ऑफ निम्बा हेड़ा, नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। किसने? निम्बाहेड़ा की जनता ने। किसका स्वागत किया? नीमच की जनता क्या किया था? स्वागत। सॉरी, नीमच की विद्रोहियों का, नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया। अब नीमच वाले जब नीमच से निकले हैं तो ऑब्वियस सी बात, अंग्रेज उनका पीछा करेंगे। तो अंग्रेज जो उनका पीछा कर रहा था उसका नाम था जैक्सन। कौन था? जैक्सन पीछा कर रहा। भाई अंग्रेज क्या चाहेंगे कि इनको दिल्ली तक पहुंचने नहीं देना, तो जैक्सन पीछा कर रहा है। तो जब निम्बा एड़ा में जनता उनका स्वागत करने लगी तो नीमच वाला उनका, अरे चाय पानी की व्यवस्था बाद में, दिल्ली जाने दो फटाफट। क्यों? तो हमारे अंग्रेज पीछे पड़े। कौन आ रहा है? कि जैक्सन आ रहा है। तो निम्बा एड़ा में वहां पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ताराचंद पटेल। क्या नाम था? ताराचंद पटेल ने कहा कि भाई साहब, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो आराम से चाय पानी पी के दिल्ली की तरफ जाओ। जब जैक्सन यहां पर आएगा निम्बा हेड़ा में तो हम उसको डांस करवा लेंगे। तो जैक्सन को निम्बा हेड़ा में यदि कोई रोकता है तो कौन रोकता है?
टाइम खोटी क्या बेचारे से लड़े यहाँ पर, तो बाद में हालांकि जैक्सन यहाँ से निकलता है बाद में, पर ताराचंद पटेल को बाद में अंग्रेजों ने फांसी लगा दी थी। कि जैक्सन को यदि किसी ने रोक लिया था निम्बाहेड़ा में, तो किसने रोक लिया था? तो ताराचंद पटेल कहाँ का है? निम्बाहेड़ा का। किसको रोकता है? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? देखो निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा ताराचंद पटेल ने जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन। ताराचंद पटेल ने जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन। ताराचंद पटेल ने जैक्सन का सामना किया था। लाइन चेंज कर लिखना। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का कौन? फिर अंग्रेजों ने किसको फांसी लगा दी थी? लिख लो, अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड ताराचंद पटेल। अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड ताराचंद पटेल। एक राइटर है, उनका नाम है मोहम्मद मुजीब। क्या नाम है बताओ देखे? मोहम्मद मुजीब ने एक नाटक लिखा आजमाइश। क्या नाम है? और आजमाइश में उसने लिखा है कि टोंक में जब क्रांति हुई थी तो महिलाओं ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो कोई पूछेगा भाई राजस्थान में कहां की क्रांति में महिलाएं भी जोर शोर से भाग लेती है? टोंक। ऐसा कौन सा नाटक बताता है? आजमाइश, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? लिखो, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंड रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंड रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंड रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के बाद लिखो धौलपुर। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था देवा गुर्जर। क्या नाम था? लिखो, देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। अंग्रेजों ने शुरू में तो मामला दबा लिया, जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने हैंडल किया, राजा ने हैंडल किया मामला। मध्य प्रदेश में दो जगह अपने, ग्वालियर और इंदौर। कौन कौन सी दो जगह? एक तो ग्वालियर और दूसरा कौन सा? इंदौर। यहां पर भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई, अंग्रेज उनके पीछे पड़े, तो इंदौर और ग्वालियर दोनों मध्य प्रदेश में, वो दोनों विद्रोही आगे आए तो वो धौलपुर आ गए। कहां पर आ गए? दिल्ली की तरफ पर निकलना था, अंग्रेजों का दबाव आया तो वो दोनों किधर आ गए? धौलपुर। तो धौलपुर में बाहर से कुछ विद्रोही आ गए थे। कहां कहां से? ग्वालियर और इंदौर। लिख लो,
ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर, ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। धौलपुर आ गए थे, कैम टू धौलपुर, धौलपुर आ गए थे, कैम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे, कैम टू धौलपुर। कहां कहां से बताओ? विद्रोही कहां पर आ गए? धौलपुर। उनके जो नेता थे विद्रोहियों के, वो दो नेता उनके, एक राव रामचंद्र और एक हीरालाल। कौन कौन बताओ? लिखो, विद्रोहियों के नेता, लीडर्स ऑफ रिबेल्स, विद्रोहियों के नेता, लीडर्स ऑफ रिबेल्स। क्या क्या नाम बताओ? देखे, राव रामचंद्र और देवा गुर्जर ने विद्रोह किया, राजा ने जिस तैसे करके दबा लिया। अब बाहर से विद्रोही आ गए, राजा को समझ में आ गया कि पार पड़ेगी। धौलपुर के राजा की रिश्तेदारी थी पटियाला के राजा से। कहां थी? धौलपुर का जो राजा, उनका नाम है भगवंत सिंह। क्या नाम है? तो भगवंत सिंह ने मैसेज किया पटियाला के राजा को। कहा मैसेज किया? और उनको मैसेज किया कि आप मेरे रिश्तेदार हो, थोड़ा संकट आ गया, सहायता करो। मेरे पे लोग आ गए, इंदौर ग्वालियर से लोग आ गए। फिर विद्रोह दबाने के लिए सेना कहां से बुलानी पड़ी? पटियाला। पटियाला कहां पड़ता है? पंजाब। कहां पड़ता है? पंजाब। तो पटियाला से कौन से राजा ने सेना बुलाई? धौलपुर के राजा भगवंत सिंह। क्यों बुलाई? क्रांतिकारी बाहर से आ गए थे क्रांति को दबाने के लिए। लिखो, क्रांति को दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट। सप्रेस का नाम मतलब दबाना। क्रांति को दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट। क्रांति को दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने, धौलपुर किंग भगवंत सिंह, धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने, या धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को लिखना, धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को, धौलपुर किंग भगवंत सिंह, धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी। हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी। हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी। हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। 100 बात की एक बात, धौलपुर में विद्रोह करने वाले भी बाहर से, दबाने वाले भी बाहर से। करने वाले कहां से आए? ग्वालियर इंदौर। दबाने वाले कहां से? धौलपुर वाले तो बैठे देख रहे थे कि आ गए, तुम भी आ गए। MS धोनी वाली मूवी देखिए, उसमें MS धोनी का एक दोस्त होता है चिंटू। कौन होता है? MS धोनी को एक मैच खेलने के लिए जाना होता है, कहाँ? अगरतला। कहां पर मैच होता है ना? और उसको अचानक एक दिन पहले पता चलता है कि मैच है। अब क्या करे? तो सब दोस्त दोस्त मिलकर एक जीप किराए पे करते हैं और कहते हैं यहाँ से दोस्त को छोड़ के आएंगे, है ना, एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे, वहां से जाएगा। हालांकि वो भी उनके पकड़ में आती नहीं। तो एक दोस्त है कोलकाता छोड़ के आना है, वहां से आगे फ्लाइट मिलेगी, पर कोलकाता भी नहीं पहुंच पाते वो। तो उनका एक दोस्त है चिंटू। अब जीप किराया करने तो रुपए नहीं उनके पास, तो सारे दोस्त रुपए इकट्ठे करते हैं। तो चिंटू कहता है मेरे पास भी रुपए पड़े हैं। तो एक बड़ा अच्छा सीन है, चिंटू अपने घर में घुस रहा है, चिंटू की मम्मी बाहर बैठी है। तो चिंटू की मम्मी से पूछा, चिंटू आ रहे हो? चिंटू कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अंदर जाता है, रुपए लेता है, बाहर जाता है। उसकी मम्मी पूछते, चिंटू जा रहे हो? चिंटू कुछ नहीं बोलता, चुपचाप चला जाता है। सेम धौलपुर में, विद्रोहियों आ रहे हो, विद्रोही कुछ नहीं बोलते, विद्रोहियों जा रहे हो, विद्रोही कुछ नहीं। MS धोनी वाली मूवी कितने लोगों ने नहीं देखी? मान्यता रद्द तुम्हारी भारत की, आधार कार्ड समाप्त किए जाते हैं। MS धोनी वाली यार, खेल पे कितनी तो मूवी बनी हुई है। MS धोनी वाली, एक चक दे इंडिया, एक मेरी कॉम, मेरी कॉम वाली मूवी है, उसमें प्रियंका चोपड़ा मेरी कॉम लगती है कि मेरी कॉम जैसी है वो। अभी एक मूवी बीच में अजय देवगन की आई थी, मैंने नहीं देखी, पर उसकी खूब तारीफें सुनी है, मुझे भी देखनी है। मैदान, मैदान अजय देवगन की, फुटबॉल पर, फुटबॉल भी है, फुटबॉल मैदान, मैदान देखना। मिल्खा सिंह, मिल्खा वो तो देखी होगी, पुराना अक्तुरल मिल्खा सिंह। और गोल्ड वर्ल्ड तो दंगल।
हाँ दंगल, दंगल अच्छी, मैं सुल्तान, सुल्तान नहीं दंगल, दंगल अच्छी है, दंगल देखी जा सकती है। हाँ, मुझे सुल्तान लगा, सुल्तान तो काल्पनिक घटनाओं पर है। और तो कौन सी, और मेरी याद नहीं आ रही है। हाँ बाहुबली, नहीं बाहुबली देखी जानी चाहिए, अच्छी मूवी है। आप बाहुबली देखोगे तो उसको यदि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब देखता हूं तो उसमें दो हथियार दिखते हैं मुझे। एक उसमें हथियार है जिसमें वो पत्थर फेंकते हैं, है ना, और एक उसमें हथियार है इसमें लाल देव जो है उसके रथ के आगे एक वो लगा हुआ है जो उससे काटता है। तो आप आगे पढ़ोगे कि अपने बिहार में एक राजा हुआ था अजात शत्रु। कौन राजा हुआ था? मगध का राजा अजात शत्रु, जो वज्जी पर आक्रमण करता है। कहां आक्रमण करता है? बिहार में एक जगह पड़ती है वज्जी, वहां पर आक्रमण करता। तब उसने दो हथियारों का प्रयोग किया था, रथ मुसल और महाशिला कंटक। कौन कौन से? रथ मुसल और महाशिला। महा मतलब बड़ी, शिला मतलब पत्थर, बड़े पत्थरों को फेंकने वाला हथियार है उसमें। रथ मुसल, रथ के आगे मुसल लगा रखा है, तो उसमें अजात शत्रु वाले हथियार यूज में लिए। हमने तो देखते आ रहे हैं मगर अजात शत्रु के हथियार है। बाहुबली वाला डायरेक्टर है, इसका मतलब हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी है। बाकी तो जो हिस्ट्री के जी, अब तो ठीक। कांतारा अच्छी, कांतारा देखी जानी चाहिए, कांतारा अच्छी मूवी है, लोकल भौमियोसा महाराज के बारे में, है ना। अक्सर बॉलीवुड की भारतीय फिल्मों में भारतीय संस्कृति का अपमान ही किया जाता है, देवी देवताओं को नीचा दिखाना, उनका अपमान करना, ये सब चीजें दिखाई जाती है। ये बड़ा कूल माना जाता है कि देवताओं के खिलाफ कैसे बोल गए। कांतारा दिखाती है साहब भौमियोसा महाराज क्या चीज होते हैं, है ना, उन लोगों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। कौन थे वो, क्या थे लोग। कांतारा अच्छी में केजीएफ तो यूं थोड़ी सी नहीं, इतनी ढंग की नहीं है, ये इतनी तो देखनी है कम से। और धुरंधर तो पक्की। धुरंधर देखी कि नहीं देखी? अक्षय खन्ना का डांस देखा कि नहीं देखा तुम? अक्षय खन्ना पूरी जिंदगी में यही डांस करता रहा था। सोनाली बेंद्रे के साथ भी ऐसे नाचता था, माधुरी दीक्षित के साथ भी ऐसे नाचता था, ऐश्वर्या राय के साथ भी ऐसे नाचता था, पर बेचारे कभी वायरल हुआ। फिर उसने धुरंधर में ऐसे ही नाचा अकेले, और पूरे भारत में वायरल हो गया। सब लोग उसी प्रकार रील बना रहे हैं। इसका मतलब कामयाब होने के लिए लंबा समय लगता है, एक एक प्रकार का डांस अक्षय खन्ना की तरह करना पड़ता है, तब जा कामयाब हो। तो एक एक चीज को बार बार पढ़ोगे तब कामयाबी मिलेगी। वैसा आप एक बार करने से कामयाबी मिलेगी तो धुरंधर पक्की पक्की देखे होगे। रहमान डकैत, कितने लोगों ने देख ली धुरंधर? अरे क्या बात करते हो यार, कैसी लगी आपको? अच्छी थी। चलो सेकंड पार्ट और आएगा क्या अभी? हाँ आएगा। तो किसका कैरेक्टर अच्छा लगा आपको, रहमान डकैत का, असलम चौधरी का? असलम चौधरी वाला ज्यादा है, रहमान डकैत का इतना अच्छा नहीं है। चलो तुम्हें जो अच्छा लगे वही ठीक। और आजकल वो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान, है इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान। अरे भाई साहब, भारतीय जनता क्या क्रिएटिव जनता है। कल तो मैंने एक रील देखी, एक छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा है, और वो इंडियन एजेंट इन पाकिस्तान, फर्स्ट डे इंडियन एजेंट इन पाकिस्तान। और क्या नाम है तुम्हारा? हमजा। कहाँ से आए हो? कराची। क्यों आए हो? मकसद पूरा करना है भाईजान। इतने वो एक बैग देता है कि इस बैग को उठा के इधर से इधर रख दो। बच्चा बैग उठाता, बच्चे से बैग उठता नहीं, वो कहता है जय बजरंगबली। ना ना ना। या एक वो पंचायत वेब सीरीज देखी आपने? पंचायत, पंचायत वो जो जवाई होता है जो नाराज हो जाता है, हम तो चक्के वाली कुर्सी पे बैठेंगे, गजब बेइज्जती है, वो वाला डायलॉग है। आसिफ, आसिफ नाम है शायद उसका। अरे मैंने कल उसकी एक रील देखी, वो सेम इंडियन एजेंट इन पाकिस्तान, पर उसने उल्टा दिखा रखा है कि मतलब वो पाकिस्तान में घुल मिल गया पूरी तरीके से। उसका बड़ा जोरदार है। तो वो जैसे वो पाकिस्तान का अफसर ही है और पाकिस्तान के किसी सीनियर को फोन कर रहा है, तो कहता है भाईजान 5,000 इंडिया के एजेंट पकड़ लिए। पाकिस्तान वालों से इंडिया नहीं बोला जाता, इंडिया बोलते हैं इंडिया। तो 5,000 इंडिया के एजेंट पकड़ लिया हमने। अरे भाईजान एक ही रंग का काले कोट पैंट, वो काले कपड़े पहन के घूम रहे थे तो हमने पकड़ लिया, क्योंकि आजकल वो सबकी ड्रेस वही दिखा रहे हैं काले। भाईजान हमने पूछा था ये काले कपड़े को इसको क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा कुर्ती पजामी। भाईजान इनको ये भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं। भाईजान इनको तो ये भी नहीं पता कि गुसल खाने को गुसल खाना कैसे बोलते हैं, सै को छोटा बड़ा बोलना, काफ का पता नहीं। फिर वो ये कई बताता है। भाईजान हमने इनसे पूछा कि सबसे अच्छा फील्डर कौन सा है पाकिस्तान में, इन्होंने कहा बॉयज प्लेड वेरी वेल। पाकिस्तान में इंजमाम उल हक कैप्टन था, एक नाम सुना है? तो इंजमाम उल हक का फिक्स डायलॉग था, इंजमाम उल हक से कुछ भी पूछ लेते, क्रिकेट का कैप्टन था, अब उससे पूछ लेते कि आज पाकिस्तान हार गया, इस पर तुम्हारा क्या कहना है, आज पाकिस्तान जीत गया, इस पर तुम्हारा क्या। उसका फिक्स डायलॉग था बॉयज प्लेड वेरी वेल, बॉयज प्लेड वेरी वेल, लड़के बहुत अच्छा खेले, इंशाल्लाह अगले मैच में हम पक्का जीतेंगे। तो वह भाईजान इंजी की नकल कर रहा था, गलत सलत अंग्रेजी बोल के हमने पकड़ लिया, इंडिया का एजेंट है।
फिर वो कई तरीके बताता है कि वो पूछता है भाईजान, एक सवाल का आंसर उन्होंने सही दिया था। हमने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा एक्टर कौन है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। भाईजान ये वाला एकदम सही था। हमने उनसे पूछा पाकिस्तान के झंडे पे जो स्टार है उसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को रेटिंग दे रखी है किसी ने। और उससे बाकी समय जोर जोर से हंसता है, उसमें धीमे से हंसता है। फिर वो लास्ट में सारी बात कहा, हाँ भाईजान पूरा एकदम बॉर्डर पे मामला दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वो लास्ट में उसको बोलना होता है अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। दनादन दनादन, तो पहले ऐसे दिखता है पाकिस्तान का ये। लास्ट सीन में वापस इंडियन एजेंट, तो वो वाला धुरंधर तो पक्की पक्की देखनी है। उस पर ट्रेंड क्या क्या रील क्या क्या बन रही है, तुम भी रील बना सकते हो उस पर, अच्छी अच्छी रील बनाओ उस पर। हाँ इधर कोई सवाल पूछ रहे थे तुम? हाँ अरे यार तुम क्रांति में हो क्या, हमें लगा। अरे यार ये चीटिंग है, चीटिंग ऐसे नहीं कर सकते। हम अक्षय खन्ना की बात कर रहे हैं, ये धौलपुर की क्रांति में अटका हुआ है। पूछ ले भाई क्या है। हाँ हजारों लोग मार, हजारों हजारों। हाँ हाँ 3,000 सैनिकों के साथ क्रांति की, मार दिया गया ने 3,000 सैनिकों के साथ क्रांति की उन्होंने। नहीं थे भाई, मैं तो कह रहा हूं भाई क्रांति में, धौलपुर में क्रांति तो हुई है, पर ज्यादा क्रांति करने वाले बाहर से है। शुरुआत में उसको दबा दिया गया, बाद में लोग बाहर से। मेरे कहने कहते हैं मतलब इंदौर ग्वालियर वालों ने आके बड़ा रोल निभाया था यहाँ पे, और बाद में पटियाला से दबाने के लिए। तुम धौलपुर के हो, चलो तो और बता दो चार बात। सॉरी शक्तिमान, बताओ तुम बताओ क्या बात हुई है? हाँ 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 तो, हाँ तो उस राजा ने कोशिश की रोकने की। हम्म, ये उधर मिल गया। हम्म हम्म। हाँ पर कोई पब्लिक को 3,000 को मारा नहीं था यहाँ पे, ये तूने कोई गलत पढ़ लिया, फैक्ट चेक करना। 3,000 बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ नहीं, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत ही उन्होंने की है। देवा गुर्जर जाके तो उनको लेके आ रहे हैं, देवा गुर्जर ने किए, उनके साथ भी फौजी है, और 3,000 फौजी उनके साथ है क्रांति करने वाले, न कि 3,000 लोगों को मार दिया गया। ठीक है, चलो। हाँ 24 दिसंबर आ रहा है, क्या करें, फाउंडेशन डे है परसों है। भंडारा किस चीज का? फाउंडेशन डे का मतलब था जब स्प्रिंग बोर्ड की स्थापना की गई, तो जिस दिन स्प्रिंग बोर्ड की स्थापना हुई उस दिन पढ़ाई भी या भंडारा हुआ? पढ़ाई भी। तो उस दिन अपने को जोर शोर से पढ़ना है, 4 घंटे की जगह 8 घंटे क्लास लेंगे। उस दिन अपनी क्लास का टाइमिंग होगा 11 बजे से 7 बजे तक। कल से कब होगा? 11 से 7, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड की स्थापना हुई, स्थापना के दिन पढ़ाई हुई, तो हम और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी आने। तो बच्चों कितने घंटे पढ़ना है उस दिन? कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे? और बीच में आज की तरह हम कोई बातचीत भी करेंगे, कोई धुरंधर और पाकिस्तान एजेंट्स की बातचीत, केवल पढ़ाई पढ़ाई, और ताकि स्थापना का मूल अर्थ समझ में आ सके कि नहीं, स्प्रिंग बोर्ड की स्थापना पढ़ाई के लिए हुई थी, स्प्रिंग बोर्ड पढ़ाई अच्छी करवाता है। या सर आप कल स्टूडेंट्स को ट्रिप पर लेकर गए थे, क्या हमारे बच्चे को, हमारे बेच को भी ले जाया जाए? हमारे बच्चे को, किसके बच्चे को लेके जाना है? वो बेच इंटीग्रेटेड बेच है। कैसा बेच है? मतलब वे बच्चे जो 3 साल के लिए हमारे पास रहते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर ही आ जाते हैं, 3 साल रहते हैं। उसमें भी मैं ट्रिप पर उन बच्चों को लेके गया जो लगातार 3 साल तक आए थे, एक भी दिन बिना छुट्टी के। उन बच्चों का बनता है वो। बाकायदा मैंने उनका जब बैच बनाया था, मैंने उसी दिन कहा था कि आप वे बच्चे हो जो 3 साल तक हमारे पास रहोगे, आपके हम ही गार्जियन है, सब कुछ हम ही है आपके लिए, और ढंग से पढ़ाई करनी है, मैं एक दिन आपको एजुकेशनल टूर करवाऊंगा। तो ये मेरी ड्यूटी बनती थी कि जब उनका आज भी उनका बैच समाप्त हो रहा है, आज या कल में समाप्त हो जाएगा, तो उनको कम से कम टूर पे तो लेके जाऊं। तो वे बच्चे जो इंटीग्रेटेड में आते हैं, जो 3 साढ़े 3 साल के लिए हमारे पास रहते हैं, 3.5 साल लगातार आते हैं बिना कोई छुट्टी के, उनके हर बैच को मैं लेके जाऊंगा। तुम आते 18 महीने के लिए हो, फटाफट चले जाते हो, फीस देते हो कम, तो तुमको लेके। अच्छा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा फीस ज्यादा लगती है उसके लिए।
चलो, क्या करोगे तुम टूर पे जाके? मैं तुम्हें यूं कह दूं ना कि जयपुर में जंतर मंतर देख के आना, जयपुर में हवा महल देख के आना, जयपुर में आमेर देख के आना, तो भी पढ़ाई करने के लिए आए, घूमने के लिए थोड़ी आए। मास्टर का दिमाग खराब है, फिल्मों के बारे में कहता रहता है, धुरंधर देखने से सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। और हम तो इंस्टा चलाते भी नहीं है, फोन भी चेंज कर लिया। फोन भी कीपैड वाला रखते हैं हम तो। बातें तो आती तुम्हें ये। उस बैच को मैंने जो जो कहा उसने सब किया है। कल एक बच्चे ने मुझे आगे बताया कि सर मैंने पिछले 3 साल के अंदर 24 नॉवेल पढ़े हैं। मैं पूरे 3 साल कोचिंग आई हूँ सर, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, मैंने 24 नॉवल पढ़े हैं। उसके पहले मैं नॉवेल्स के बारे में नहीं जानती थी। कैसे जाना तुम 12th करते हमारे पास आ गई थी, तुझे नॉवल वगैरह का पता ही नहीं था तुम यहाँ। उस बैच के कल बच्चे ने कहा सर मैं एक भी दिन अपसेंट नहीं हुई थी, एक भी दिन, सिंगल डे। बीमारी से हमारी कुछ भी नहीं, मैं पूरे आई थी। और मैंने तो अब भी मेरे पापा को कहा है कि ये हमारा 2 दिन बाद में बैच समाप्त हो जाएगा, पर मैं स्प्रिंग बोर्ड फिर भी जाऊंगी। और अब तक तो मैं दोपहर में 3 बजे जाती थी, शाम को 7 बजे आ जाती थी। अब तो मैं सुबह 8 बजे जाऊंगी, शाम को 8 बजे आऊंगी, टिफिन तैयार कर देना। यहाँ अपने एक आधा को रूम खाली रहता है, उनमें बच्चे आके पढ़ते हैं। उन बच्चों में डेडिकेशन है भाई, इतने इतने साल तक। मैंने उनको, जिस दिन उन्होंने मुझे कहा ट्रिप पे लेके चलो, मैंने कहा मैं जयपुर दिखा देता हूँ तुम्हें। उन्होंने सर पूरा देख लिया। आपने हमें क्लास में जो जो बताया, आपने कहा नारगढ़ देख के नाम गए सर, आपने कहा जयगढ़ देख के नाम जयगढ़ गए, आपने कहा जंतर मंत्र देख के नाम, सब नोट्स मुझे याद है। मैंने एक दिन उनको कहा था जंतर मंत्र देख के ना मैं परसों क्लास में नोट्स चेक करूंगा, बच्चे नोट्स बना के लाए थे। उस बैच में अब एक बच्चा एब्सेंट हुआ, दिगंबर सिंह भरतपुर का एक बच्चा था, उसने एक दिन मुझे पूरे राजस्थान की हिस्ट्री पूरी सुनाई थी। जितना जो कुछ पढ़ा है, लो मैं खड़ा होता हूँ, मुझे माइक दीजिए, पूरा बोल के सुनाता हूँ। वो डेडिकेशन वाले बच्चे हैं। मैंने उस बैच के बच्चों को शुरू शुरू में ज्योग्राफी पढ़ाई थी। पढ़ाई मतलब केवल ये कि वर्ल्ड मैप लिया और इसमें देशों के नाम याद करने। तो एक दिन मैंने उनको थोड़े नाम बताए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये देश है, ये देखो ऊपर कनाडा अमेरिका है, फिर ये कनाडा है, फिर ये अमेरिका है, फिर ये मेक्सिको है, ये नीचे एक लंबी पट्टी बनी हुई है, इसके अंदर ये पनामा है, इसमें ये कोस्टा रिका है, इसमें एक निकारागुआ है, इसमें अल सल्वाडोर है, इसमें ग्वेटेमाला है, इसमें होंडुरास है, इसमें बेलीज है। ये सब देखो देश है ऐसे। और ये देखो इधर छोटे छोटे देश, और इनको ग्रेटर एंटिलीज बोलते हैं, इनको लेसर एंटिलीज बोलते हैं। इसमें क्यूबा है, इसमें हैती है, इसके अंदर कोई आपके जमैका है, इसमें बारबाडोस है, इसमें डोमिनिको गणराज्य है, इसमें गुएना है। यूं अलग अलग देशों के नाम बताए। मैंने कहा आप डेली अपने को सब महाद्वीपों के देश याद करने हैं। थोड़े दिन बाद में उस बैच के अधिकतम बच्चों को 200 या 205 के आसपास जितने भी देश मैप में दिखाई देते हैं सारे याद थे। इवन 2-4 बच्चे तो ऐसे कि सर खाली मैप लगाए थे, हम बताना शुरू करते हैं यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन सा देश है। मैंने उस बैच के बच्चों को, जब तक मैंने महीने सवा महीने क्लास ली थी शुरू शुरू में, बाद में मैं वापस लेने के लिए गया, तब मैंने कहा था डेली अखबार पढ़ के आना, तुम सुनाओगे। उस बैच के खूब सारे बच्चे डेली अखबार पढ़ के आते और डेली आके हमें खबरें बताते। कल 5 सीए पॉजिटिव खबर आई थी, नेगेटिव खबर आई थी। कहा मैंने भी आपको था अखबार पढ़ना, कितने लोगों ने पढ़ा होगा आपका राम जी जानता है। क्योंकि इन बैचेज के अंदर तुम जो बच्चे आते हो, तुम्हें पता नहीं किसने ये कह दिया कि मास्टर की बात नहीं माननी, बाकी सब काम करना है। कोई आके तुम्हें बाहर का, कोई आके ये मतलब मैंने 57वीं क्रांति में कुछ भी लिखा दूं, फिर भी एक कोई आदमी आके कहेगा कि राम सिंह सेकंड को जब गिरफ्तार किया था तब उसने तकिया लगाया था कि नहीं लगाया था, ये तुम्हारे मास्टर ने लिखा है कि नहीं लिखा है। आप दूसरे दिन को तो सब तकिए के बारे में नहीं बताया, या कोई ऐसे अटपटे सवाल से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन करके चला जाता है। वो बड़े बहादुर बच्चे हैं। मैं अभी भी कहता हूं, जो जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन सबको इंटीग्रेटेड बैच में एडमिशन लेना चाहिए। वो बेहद अच्छे बैच बनते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास में पूरा वैसे रहता है कि 3-3.5 साल अपने पास ही है। वो ढंग से इनको हर चीज समझानी है, हर चीज बतानी है, हर चीज करनी है इनके साथ में, वहां पर किए जा सकते हैं चीजें। तो हमारे वाले बैचों में हमारे पास रहता है कि 18 महीने में बैच समाप्त करना है, वैकेंसी आ जाएगी, 100 प्रकार की और उलझने हमारे ऊपर भी रहती है, और तुम भी खुद भी उतने उलझे हुए रहते हो। इसलिए फर्स्ट ईयर के बच्चे इधर भी एडमिशन लेते हो, मेरा हमेशा सुझाव होता है कि इंटीग्रेटेड में क्यों नहीं जाते, वो बेच ज्यादा अच्छे हैं। पर पता नहीं कौन समझाता, आगे बच्चा कहता है मुझे केवल आरएससी देना, आईएएस देना ही नहीं। अरे क्यों नहीं देना, देना है हमें आईएएस का पेपर। किसने ये सिखाया कि आरएससी देना, आईएएस नहीं देना? यहाँ कोई आके, कोई भाई साहब उसको समझाता है, वो बाद में आके कहता है कि नहीं सर मैं तो इसी बैच में एडमिशन लूंगा, एक बार 18 महीने में कोचिंग कर लूंगा, फिर 18 महीने और आ जाऊंगा। मतलब मैं 2 बार कर लूंगा पर इंटीग्रेटेड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें आप आईएएस की भी करवाते हो। मैं हमेशा कहता हूं 17 साल उम्र है, 1.5 साल में कोचिंग खत्म होगी, 18.5, फिर पेपर तो देना 21 में। घर पे पढ़ाई तो आज हो न कल हो।
17 साल की उम्र में 12th करके 3-3.5 साल हमारे पास रहे, 20.5-21 के आसपास एज होगी, अगला जो भी अटेम्प्ट आएगा कोचिंग से निकलते ही आएगा, सबसे अधिक कॉन्फिडेंस के अंदर होगी तुम उसमें। वरना आप 17 साल उम्र है, 1.5 साल कोचिंग है, 18.5 है, एग्जाम देना 21 में, 2.5 साल पड़े हैं, फिर तू देगा पटवारी, तो बीच में वो आएगा ग्राम सेवक। बाकी सर कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जाम भी दे ले तू, पर फिर भटकेगा, तुझे लगेगा ये वाला मैं कर लूं एक बार, ये वाला एग्जाम आ गया। तो वो बहादुर बच्चे हैं जी, 3-3.5 साल तपस्या करने वाले बच्चे, उनका तो बनता है ना, होना चाहिए ना उनका। तो बच्चों को अभनेरी है, तुम्हारा नहीं बनता, तुम बात नहीं मानती। अखबार पढ़ा कल तूने? है क्या अखबार की खबर थी बता, मैं दो इसको अखबार की खबर बताएगी, नहीं बताएगी? अगर ये सॉरी गलती हो गई, चलो रहने दो अपने को। तो परसों तो अपने कितने घंटे क्लास होगी? कितने घंटे? 8 घंटे। और हम मनोयोग से पढ़ाई करेंगे। कैसे पढ़ाई करेंगे? क्योंकि परसों क्या है? स्प्रिंग बोर्ड का स्थापना दिवस है, और स्प्रिंग बोर्ड की स्थापना हुई, स्प्रिंग बोर्ड ने मेहनत करवाई, बच्चों ने मेहनत की, इसलिए स्प्रिंग बोर्ड सिलेक्शन ज्यादा, इसलिए तुम लोगों ने स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लिया, स्प्रिंग बोर्ड में बच्चों का एडमिशन ज्यादा। इन सब के पीछे क्या है? ज्यादा एडमिशन होने के पीछे क्या है? सिलेक्शन ज्यादा। सिलेक्शन ज्यादा के पीछे क्या है? मेहनत ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा। इसलिए हमें इस दिन क्या करनी चाहिए? देखो, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो अब अगला लिखो अपने। हाँ, समोसे, ये तो गलत बात है। चलो तुम ज्यादा कह रहे हो तो समोसे पक्के। राजी? अरे थोड़े बहुत तो राजी हो, हंसे तो सही। समोसे, काली समोसे। हमने सर 1,12,000 दिया था, तो सोचा था 4-5 हजार तो खाने के वसूल ही लेंगे, ये सोच गए थे तुम? है, एक टाइम का खाना तो बचा ही लेंगे सर हम। चलो 2-2 समोसे खिला देंगे तुम, फिर ठीक है, तुम्हारे वाले बेच में कर दिया जाएगा 2 समोसे, या एक ही? 2? चलो ठीक, हलवा भी खिला दिया जाए फिर तुम्हें, थोड़ा ठीक रहे। कोई पीने की व्यवस्था, ठंडा है थोड़ा, कोई है कॉफी चाय ऐसी? आप उल्टा पुल्टा क्यों सोचते हो? की जाए तुम्हारे लिए, बता देना। चाय, चाय में ठीक हो जाएगा। कितने सीधे टावर, चाय, चाय पिला देना सर राजी है। मेरे मेरे डांस वीडियो बहुत वायरल हो गया। अरे कौन सा हो गया? अक्सर कितना बड़ा, गलत ही बात है जी। एक कोई स्टूडेंट अपने आरएस लगी हुई है, उसने एक दिन घर पे बता दिया कि ये सर हमें पढ़ाते हैं। उसके पापा ने कहा है? मुझे तो लगा आजकल बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, इसलिए हर क्लास में 15 मिनट जाके बच्चों का डिप्रेशन दूर करते हैं। क्योंकि तुम लोगों ने वीडियो तो वही वायरल किए जिसके अंदर मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं। तुमने ये पापा को कब बताया कि मोहम्मद मुजीब का नाटक आजमाई से? ये भी सर नहीं बताया था, नहीं बताया ना? तुमने नहीं बताया कि निम्बाड़ा में अहमद यार खान ने विद्रोह किया था, सर ने बताया था, नहीं बताया ना? तुमने कहा था सर हमारे तो नाचते हैं, तो घर वालों को लगा घुंघरू बांध के साथ ही रखता है। बच्चन का नाच, उसने कहा ये लो अभी दिखा देता हूँ। देखो आगे चुपचाप, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। लिखो भरतपुर। भरतपुर में 2 समुदाय विद्रोह करते हैं, गुर्जर और मेव। कौन कौन करते हैं? लिखो, गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी जॉइंट रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी जॉइंट रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी जॉइंट रिवोल्ट। नेता लिख लो, नेता कौन, लीडर कौन था इनका? सदरुद्दीन। नेता, लीडर, विद्रोहियों का नेता कौन है यहाँ पे? सदरुद्दीन। भरतपुर में जो राजा साहब थे उनका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? और यहाँ जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन को बाद में मोकमेसन के मरने के बाद तो जोधपुर का बाहर भी दिया गया था, पर पहले ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का था? भरतपुर। तो जसवंत सिंह जी ने मॉरिसन को बुलाया
और मॉरिसन को बुला कहा कि मॉरिसन भरतपुर छोड़ दे। क्या छोड़ दे? भरतपुर छोड़ के चला जा और कहीं चला जा, आगरा चला जा। आगरा अंग्रेजों का अड्डा था, तो भरतपुर छोड़ के आगरा चला जा। उसने कहा क्यों? मैं यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट हूँ, भरतपुर का यहीं रहूंगा। कहते क्यों का जवाब दो ही लोगों के पास है, एक तो मोकमेसन और एक बर्टन। किस किसके पास है? क्योंकि जहां लोगों ने क्रांति की वहां सबसे पहले किसको मारा है? तू फालतू में काम आ जाएगा। तो कोई पूछेगा आपसे कि कहाँ के राजा ने अपने अधिकारी को भरतपुर छोड़ने की सलाह दे दी थी? भरतपुर के राजा ने। राजा का नाम क्या था? किसको भरतपुर छोड़ने की सलाह? लिखो, महाराजा जसवंत सिंह ने। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह, जसवंत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को क्या सलाह दी? भरतपुर छोड़। अगला देखो, अलवर। अलवर में जब क्रांति शुरू हुई ना, तब अलवर का राजा विनय सिंह। राजा कौन है? विनय सिंह। इतने विनय सिंह की डेथ हो गई, क्रांति अभी भी चल रही थी। तो क्रांति के दौरान ही एक राजा और बना था, उसका नाम था शिवदान सिंह। क्या नाम था? तो क्रांति के दौरान अलवर में दो राजा रहे, बताओ कौन कौन? दोनों ने अंग्रेजों की सहायता की। किस किसने? लिख लो, महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह ने। महाराजा विनय सिंह एंड महाराजा शिवदान सिंह। महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह ने महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। हेल्प ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की सहायता की थी, हेल्प ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की सहायता की थी, हेल्प ब्रिटिशर्स। अच्छा, अलवर और भरतपुर के पास में आगरा लगता था। आगरा अंग्रेजों का बड़ा अड्डा था। अंग्रेजों के जो जो सेंटर थे उनकी रक्षा जरूरी थी, जैसे अजमेर के वैसे आगरा का भी जरूरी है। तो आगरा की रक्षा के लिए विनय सिंह ने सेना भेजी थी कि जाओ आगरा में अंग्रेजों की रक्षा करो। पर जब वो सेना आगरा की तरफ जा रही थी, तो आगरा के पास में एक जगह अछनेरा। कौन सी जगह है? इस जगह पे सेना के साथ में अच्छा नहीं हुआ भाई। विद्रोही सामने आ गए, विद्रोहियों ने अलवर की सेना को हरा के वापस भेज दिया था। कौन सी जगह पे? जब वो सेना कहां जा रही थी? आगरा। और किसने भेजा था? लिखो, आगरा की रक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ आगरा। इसी में लिखना पड़ेगा, पन्ना चेंज कर दे, देखी जाएगी तेरे क्या है। आगरा की रक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ आगरा, विनय सिंह ने सेना भेजी थी। विनय सिंह सेंट आर्मी। विनय सिंह ने सेना भेजी थी, विनय सिंह सेंट आर्मी। लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट पैलेस नेम्ड अछनेरा। लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट पैलेस नेम्ड अछनेरा। लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट पैलेस नेम्ड अछनेरा, अंग्रेजों ने उस सेना, सॉरी विद्रोहियों ने उस सेना को हरा दिया था। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया था। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया था। भाई सेना किसकी सहायता के लिए जा रही है? अंग्रेजों। अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो हराएंगे कौन? वही आएंगे सामने। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया था। अच्छा, राजा किसकी सहायता कर रहा है? पर राजा का एक दीवान था, दीवान का नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? दीवान मतलब प्रधानमंत्री। तो अलवर के प्रधानमंत्री का, अलवर के दीवान का नाम क्या था? ये विद्रोहियों के साथ आ गया था। किसके साथ आ गया था? मतलब राजा तो साथ किसका दे रहा है? अंग्रेजों का। पर दीवान किसका साथ कर रहा है? देखो, दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों की सहायता की थी। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों की सहायता की थी।
Diwan Fezullah Khan supported rebels. दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों की, दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। अब लिखो जयपुर। कोटा के राजा का नाम क्या था? राम सिंह सेकंड। जयपुर में जो राजा था उसका नाम भी राम सिंह सेकंड था। हालांकि अलग अलग आदमी है, कोटा का राजा अलग है, जयपुर का राजा अलग। राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक, तो राम सिंह सेकंड भी अंग्रेजों का समर्थक। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। क्या नाम था? बर्टन ने कोटा वाले राम सिंह सेकंड को कहा विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, तो क्या उसने कर लिया था? नहीं किया, इसलिए क्रांति हो गई। लेकिन ईडन जो कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, उसने जयपुर वाले राम सिंह सेकंड का विद्रोह गिरफ्तार कर लिया, इसने कर लिया, इसलिए जयपुर में क्रांति। लिखो पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्टेड रिबेल्स। विद्रोहियों के नाम लिखो। क्या क्या एक बार बोलो, देखिए क्या क्या लिखे मैंने बोर्ड पे। सादुल्ला खान, उस्मान खान, लियाकत खान, विलायत खान। दोबारा बताओ देखे। सादुल्ला खान, उस्मान खान, लियाकत खान। लिखो। समोसे लो, समोसे चाहिए थे। फाउंडेशन डे छोड़ो आज ही, अभी ताली बजा दो अब तो। बोलो थैंक यू सर। मुझे आपकी बात पता चली, मैंने मन ही मन नवीन जी को ट्रांसफर की, नवीन जी लिया। कोई बातचीत नहीं हुई ना, मैंने नवीन जी को फोन नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं किया, पर जब मन से दुआ मांगी जाती है, मुझे लगा कि बच्चे मन से समोसे मांग रहे हैं। नहीं अभी एक, अभी नवीन जी को मैंने अंदर की एक की बात कही थी। फाउंडेशन डे वाले दिन दो दो, ठीक है, आज तो एक एक। नवीन जी अभी इन्होंने कहा था कि समोसे दो, मैंने आपको फोन नहीं किया ना, आप अपने आप लाए। आप मेरे मन की बात समझे, मैं इनकी मन की बात समझा। आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ भाई, अरे क्लास लाइव चल रही है क्या? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट। आपका ध्यान किधर है? समोसे इधर है। पीडीएफ भेज दूंगे समोसे की, सही रहेगा, सबसे बढ़िया है ना। अच्छा ये लो, लियो भाई, ये वाला लाइन ले लो, लगो ना उनके साथ। अभी कोई खड़ा नहीं होगा जब तक कहा नहीं जाए तब तक। आएगा सर, आपके पास भी आएगा। आप अपनी ये लाइन कंप्लीट कर दो बस, इस लाइन को कंप्लीट कर दो, आप इसी में लगे रहो, दूसरी कोई लाइन पकड़नी नहीं है आपको।
क्या हुआ, तोड़ू क्या? कर लोगे काम? वो वाली लाइन उधर। अरे मैडम, हेलो एसडीएम साहब, दोनों के दोनों सीट पे बैठ जाओ। निकला, निकल आपके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दूंगा, ध्यान रखना। बैठो यहाँ पे। मना कर रहा हूँ फिर भी उठ के जा रहे हैं। अरे बांटते जाओ फटाफट समोसे, क्या हो गया? बंदे काउंट कर लेना, प्लेट नहीं, बंदे काउंट कर लेना। हाँ, इस लाइन में इतने बंदे हैं। आप लोगों के बैच से लग ही नहीं रहा कि ये बैच पुराना नया बैच है। ऐसा लग रहा पता नहीं कब से चल रहा है। 2-4 साल तो हो गए चलते हुए आपके बैच। है चटनी आ रही है थोड़ी देर में। अरे प्लेट किसी को नहीं मिली हो तो? मिल गई। समोसे भेज दो, प्लेट तो मिल गई। क्या हो गया, कैसे अटक गए तुम लोग? अरे देवेंद्र, तुम लास्ट में जाओ, सबसे लास्ट में। और उधर से आगे बांटते हो, जाओ जाओ जाओ, लास्ट में जाओ, बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, लास्ट लास्ट में बीच। कार्टून और है क्या? उठा लो तो। हाँ ऐसे कर लो, दोनों लाइन करते हुए चले जाओ आगे, और तो क्या हो। समोसे गर्म ही है ना? आप बड़े तरीके से खा रहे हो, फूक मार मार के। एंजॉय तो आप ले रहे हो यार, समोसे का एंजॉयमेंट तो आप ले रहे हो। लड़कियां तो छोटा सा तोड़ के ऐसे रखती हैं, और लड़के, मैं देख रहा हूँ, ये देखो। अरे ये भाई देखो, तोड़ा रियो लगाया। लो जाने दो। होगी लाइन कंप्लीट आपकी? रहा तो नहीं कोई? पीछे रह गए? हाँ तो देखे आओ, पहले लाइन कंप्लीट करो। मुंह जल जाएगा, सो मत। बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तसल्ली रखो भी। सबको मिल गया? कोई रहा तो नहीं? अरे एक काम करना अजय,
5-10 नीचे ले जाना रिसेप्शन पे, अभी टीचर्स की क्लास छूटेगी तो खा लेंगे वो। जल्दी ले जाओ, 5-10 ले जाओ। किनको? अरे उनको नहीं मिले, वो शर्माते हुए नहीं ले रहे होंगे ऐसे। देना है उधर अजय, ये पिलर के पास में, सही बात है। और कोई रह गया हो तो? हेलो भाई साहब, आपके पीछे कोई रह थोड़े गए? रह रहे हैं? आप ही रह गए? प्लेट भी नहीं है इनके पास? प्लेट है? फ्लैट है? तो वो कागज फाड़ फाड़ लो एक, कोई भी देसी है। हाँ भाई, सभी को मिल गया, ऐसा कोई व्यक्ति जो रह गया हो? कचरा डस्टबिन में ही डालना है। डस्टबिन में नहीं डालो तो बैग के जो बगल में पॉकेट दी हुई ना बोतल रखने के लिए, वो इसीलिए दी गई है कि अपन कुछ चीजें खाते पीते हैं तो वो इसमें डाल ले, घर जाके डस्टबिन में डाल दे। इसका असली महत्व तो यही है, पर यूज अपन बोतल के लिए करते हैं। हैं? दो होते हैं, एक में बोतल डाल सकते हैं, एक में कचरा डाल सकते हैं। एक ही है? अच्छा एक ही है, हाँ। वो कचरे के लिए है तो। मिल गया मिल गया मिल गया, बच गए। कितने बचे भाई? दिखाना। नीचे ले चलो, रूम नंबर 3 में। दिखाना। ये होंगे भाई 60 के आसपास होंगे। मैं छुप के खाऊंगा। हाँ किसी, आराम से जाना भाई, जल्दबाजी नहीं है। हाँ सर, 1 मिनट, क्या कर रहे थे?